Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we have taken a new chapter that is mechanical properties of solid. क्लास 11 का चैप्टर हमने ये ले रखा है और आज हम स्टार्ट करने वाले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग चैप्टर के रिलेटेड। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 8 के भी बना रखे हैं, 12 के भी बना रखे हैं, मैथ साइंस दोनों के। ठीक है, तो आप एक बार वो जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो, या फिर आप अपने किसी दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर चैप्टर। अब वी हैव टेकन दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने ये चैप्टर आज ले रखा है। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है कि ये कुछ 7 पॉइंट अभी एट प्रेजेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर के रिलेटेड क्या है। ठीक है, तो वेरी फर्स्टली जो आपकी आती है प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के पहले हमें सॉलिड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। मैटर, ठीक है, मैटर 3 तरह के मैटर होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, वी ऑल नो। ठीक है, सॉलिड होता है, लिक्विड, गैस, वी ऑल नो। तीनों के डिफरेंस हमें पता है। तीनों के डिफरेंस बेसिकली यही होते हैं कि सॉलिड में जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस होती है या फिर इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस होते हैं, दे आर वेरी क्लोज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यही अगर लिक्विड और उसकी बात करें तो दे आर लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो ये जनरली तो हमें सॉलिड पता हो जाना चाहिए। सॉलिड क्या है, सॉलिड हमें पता है। अदर देन जब हम बात करें यहाँ पे, तो वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट इज रिजिड बॉडी। ठीक है, सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। अगर हमें चाहिए कि सॉलिड इज रिजिड, ऐसा हम कह सकते हैं कंप्लीटली सारे रिजिड है, ऐसा हम कह सकते हैं। फर्स्ट वही मैंने लिख रखा है रिजिड क्या है। फिर सेकेंडली मैंने लिख रखा है कि सॉलिड कंप्लीटली रिजिड होता है। राइट, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। रिजिड अगर आ गया तो रिजिड है तो क्या सारे सॉलिड रिजिड होंगे, वो क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिजिड क्या होता है तुम्हारा। रिजिड आपकी कंप्लीटली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है आपके, उसके अंदर आप जब फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो कोई एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज रिजिड। रिजिड जनरली क्या होता है, विच इज हैविंग अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है विच इज हैविंग अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। क्लियर। जहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज रिजिड। रिजिड के बारे में हमने बात किया, तो एक सॉलिड होता है, ठीक है, जिसके एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। क्लियर है, दिस इज रिजिड। जनरली अगर सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो रिजिड ये होता है। क्लियर। सेकेंडली जब यहाँ पे हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या सॉलिड कंप्लीटली रिजिड होते हैं, वो हमारा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी वो हमने यहाँ पे लिख रखी है, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ये कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि रिजिड आपका है या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। पहले हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज सॉलिड कंप्लीटली रिजिड और नॉट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी चीज कंप्लीटली रिजिड नहीं होता, परफेक्टली रिजिड नहीं होता। वाई, बिकॉज सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी एलोंगेटेड। ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम एलोंगेट कर सकते हैं, एलोंगेट यानी स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेकंड अगर टर्म चाहिए आपको तो यहाँ पे स्ट्रेच भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर उसको हम बेंड कर सकते हैं। राइट, क्लियर। तो यहाँ पे सॉलिड जो है आपका कंप्लीटली रिजिड नहीं है। व्हाई, बिकॉज सॉलिड जो सब्सटेंस है आपके, सॉलिड सब्सटेंस को आप कंप्रेस कर सकते हो, उसको एलोंगेट कर सकते हो, एलोंगेट यानी स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर उसको बेंड कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे दे आर नॉट परफेक्टली रिजिड, उसको आप कंप्रेस, एलोंगेट या फिर बेंड कर सकते हो। नाउ ये जो चीज़ें है ये खुद ब खुद तो होनी से रही। ठीक है, फॉर दिस वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ लगेगा, फोर्स लगेगा। उसको एलोंगेट करने के लिए भी फोर्स लगेगा, उसको कंप्रेस करने के लिए भी फोर्स लगेगा, उसको बेंड करने के लिए भी फोर्स लगेगा। राइट, सो यही चीज़ हो गई आपकी। तो ये दो पॉइंट आपकी क्लियर हुए यहाँ पे कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज आर सॉलिड कंप्लीटली रिजिड और नॉट। ये आपकी सेकेंड पॉइंट था, वो क्लियर हुआ आपका। थर्डली जब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मैंने बोला फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स की जब बात करें तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म लिख रखा है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की जब हम बात करें यहाँ पे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है आपका, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका XYZ, ठीक है, उसके अंदर जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा आपका, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर शेप हो गया, उसका साइज हो गया।
ठीक है, उसकी लेंथ हो गई, शेप साइज लेंथ, ये तीनों एक ही बात है वैसे तो। इनमें कुछ अगर चेंजेस आ रहा है शेप साइज लेंथ, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है आपका। ठीक है, नाउ इफ ये फोर्स हटा रहे हो आप, इफ यू आर रिमूविंग दिस फोर्स, ठीक है, जो फोर्स आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, उस फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर शेप में चेंज आया, साइज में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया। ठीक है, तो उस फोर्स को हटाने के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल जैसा था वैसा हो जाता है, देन उस टाइप के फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ठीक है, ऐसा फोर्स जिसका वजह से आपकी साइज या फिर शेप में चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और वो क्यों होगा अब कंप्लीटली हमें पता है। हमें क्या पता है, अगर मैं एक पेन है आपका, पेन को अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो रोल करेगा, राइट, तो उसकी चेंज में शेप में चेंज होने से तो रहा। तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे? अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स ना ही आपका उसको ना, ये जो फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स नॉट फ्री टू मूव और रोटेट। ठीक है, तो ये फोर्स आपका ना ही फ्री हो रहा है रोटेट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये ना रोटेट होगा ना मूव होगा, तो ये क्या होगा आपका अंडरगो होगा चेंज उसकी पोजीशन में। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखा था खाली वॉल्यूम, तो इसमें भी चेंज आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये टाइप का जो फोर्स है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। सो होप सो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है वो क्लियर है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स which bring change in the shape, size, volume of an object. ठीक है, force which bring change in the shape, size, volume of an object, such type of force is known as deforming force. क्लियर? 3 पॉइंट यहाँ पे अपने क्लियर हुए। सबसे पहला पॉइंट तो अपना क्लियर जो हमने किया वो था आपका रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी। सेकेंडली आपका कंप्लीटली या फिर परफेक्टली रिजिड बॉडी है भी या नहीं है वो हमने किया, और थर्डली यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट आपका जो टर्म हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देख रखा है, व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है, दैट इज योर इलास्टिसिटी। ठीक है, सो इलास्टिसिटी क्या है हमें वो देखना है। तो इलास्टिसिटी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, सो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने, राइट, हमने फोर्स देख लिया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या, नेम इटसेल्फ बता रहा है कि आपका वो डिफॉर्म हो गया है। ठीक है, सो डिफॉर्म हो रहा है। सो डिफॉर्म होने के बाद अब जब मैं एक फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद अगर उस फोर्स को मैं वहां से रिमूव कर दूँ, समझे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमने कोई फोर्स को अप्लाई किया और उसी फोर्स को अप्लाई करने के बाद उसके शेप, साइज, चेंज, वॉल्यूम सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आया, ठीक है, और अगर उस फोर्स को मैं वहां से रिमूव कर दूं, इफ आई एम टेकिंग बैक द अप्लाइड फोर्स which resulted to the deforming in shape, in size or length or in volume, ठीक है, so if that object regains its original shape and size, if its object regains its original shape and size, then उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी by which elasticity is a property by which an object regains its original shape and size when deforming force is removed from it. ठीक है, what is it? ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट regains its original shape and size ठीक है, when deforming force is removed। ठीक, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा है, देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, सो नाउ इलास्टिसिटी हो गया। अब इलास्टिसिटी से यहाँ पे एक और टर्म शायद मैंने नहीं लिख रखा है, वो आएगा आपका इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी यहाँ पे हमने लिख रखा है, सॉरी इलास्टिक बॉडी यहाँ पे लिख रखा है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम बोला जाए कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज एनी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो वो हमें चाहिए
तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नियरेस्ट हो सकता है उसके एकदम परफेक्टली, उसका जब शेप एंड साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है, यानी कि इलास्टिसिटी से ही उसकी डेफिनेशन भी आएगी यहाँ पे, यानी कि वही आएगा आपका कि जब ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करेगा कंप्लीटली और तुरंत ही, इमीडिएटली, ठीक है, जब उसका डिफॉर्मिंग फोर्स हमने क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक है। तो वो आती है आपकी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे जब हम बोले यहाँ पे कि इलास्टिसिटी की जब बात हो रही है, तो आपका सिंपल एग्जांपल, आप रबर बैंड लोगे, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों, सॉलिड था, रबर बैंड सॉलिड था, सो रबर बैंड को हमने एलोंगेट किया, स्ट्रेच किया, यानी कि वो रिजिड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, उसकी वजह से उसके शेप साइज में चेंज हुआ, लेंथ बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। और जब उसको मैं इनिशियली रिमूव कर देता हूँ, तुरंत उसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करेगा, राइट। इसीलिए वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, और वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है आपका। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है आपका वो क्वार्ट्ज फाइबर है। नियरेस्ट अप्रोच जो है उसका वो क्वार्ट्ज फाइबर है, ठीक है। क्वार्ट्ज फाइबर जो है वो नियरेस्ट अप्रोच है आपका किसकी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी का क्वाइट अपोजिट है प्लास्टिसिटी, आप कह सकते हो कि दोनों अपोजिट टर्म्स है आपके, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या था कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया, दैट वाज योर इलास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, क्वाइट अपोजिट। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यानी कि क्या कहा हमने यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी था, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी आएगा आपका। इलास्टिसिटी हमने प्रॉपर्टी देखी जो रिगेन करेगा उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा। और प्लास्टिसिटी, ऑब्जेक्ट विच विल नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। क्लियर। सो ये प्लास्टिसिटी हो गया आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो है आपका वो है आपका पैराफिन वैक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी डेफिनेशन वाइज अगर देखे जाए तो यहाँ पे क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट do not regain its original shape and size, ठीक है। when object do not regain its original shape and size, object do not regain its original shape and size when deforming force is removed, then that property is known as plasticity and that material या फिर object is known as plastic, ठीक है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या फिर प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, अगेन उसी से डेफिनेशन आएगा आपका कि वो कम्प्लीटली रिगेन नहीं करेगा उसका शेप एंड साइज, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे दैट इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। पैराफिन वैक्स एंड पुट्टी आर द नियरेस्ट अप्रोच टू द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, एंड वहाँ पे इलास्टिक बॉडी का क्वार्ट्ज फाइबर था, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि जो कुछ टर्म्स थे यहाँ पे हमने डिस्कस किए। रिजिड बॉडी क्या था, सॉलिड कंप्लीटली रिजिड है यानी, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है। अब जब हम यहाँ पे बात करें कि तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों के बीच में रहेगा आपका, इनकी जो लिमिट है आपकी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक के बीच के लिमिट के आपकी उनकी लिमिट रहेगी, ठीक है। तो कभी भी हमेशा ना इट इज परफेक्टली इलास्टिक ना इट इज परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा भी कह सकते।
ठीक है। अब यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है आपकी तो दूसरी डिक्रीज होगी, प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है। दे आर क्वाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा क्या है क्या नहीं। फिर सेकेंडली जब यहाँ पे हम बात करें तो जो सॉलिड होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि इनके जो एटॉमिक इंटरएटॉमिक स्पेसेस होते हैं, ठीक है, या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ है। फर्दर इस चैप्टर के अंदर देखेंगे हमें यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज देख लिया हमने, फिर यहाँ पे दो टर्म आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी इलास्टिक है या प्लास्टिक है या फिर तुम्हारा फोर्स लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, देन आप दो टर्म से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। कौन से दो टर्म है? द फर्स्ट टर्म इज योर स्ट्रेस एंड द सेकेंड टर्म इज योर स्ट्रेन। द फर्स्ट टर्म इज योर स्ट्रेस एंड द सेकेंड टर्म इज योर स्ट्रेन। इन दो टर्म से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा क्या है स्ट्रेस क्या है स्ट्रेन आज के सेशन में बताता हूँ, बाकी इसके लिए हम पूरा कंप्लीट नया सेशन लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर से व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है? ये भाई बहन जैसे है। अगर स्ट्रेस है तुम्हारा तो स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा, अगर स्ट्रेन है तुम्हारा तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अगर तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, डेफिनेशन वाइज देख लो आप, तो स्ट्रेस जो है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द स्ट्रेस, ठीक है। अब मेरा स्ट्रेस लगेगा तो स्ट्रेस है तो मेरा फोर्स जो लग रहा है पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आना ही आना है, बाय डिफॉल्ट आना है वो, उसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो स्ट्रेन लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि एरिया उतना फोर्स लगा रहे आप उतने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो स्ट्रेन बाय डिफॉल्ट लगना ही लगना है। या तो उसकी साइज में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहेगा। तो ये हम आज की नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक। टिल देन आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है उसको आप एक बार थ्रो आउट करो या फिर देख लो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर मुझे आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चैप्टर के रिलेटेड तो आप मुझे एक बार बता सकते हो, ठीक है। मैंने भी काफ़ी दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, आप एक बार उसको देख सकते हो, उसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझे उसमें भी पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करना, ठीक है। काफ़ी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।